हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है? अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चा हम पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज 18th लेक्चर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। There are so many application of Gauss law which are important on the basis of board along with competitive exams. दो ऑलरेडी एप्लीकेशन बच्चा हम पहले देख चुके हैं, सो आज थर्ड से स्टार्ट करते हैं। दो जो एप्लीकेशन देखे थे, पहला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉस लॉ। तीसरा जो है बच्चा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। क्या है? थिन इनफाइनाइट शीट। शीट मींस क्या? शीट मींस कुछ भी। शीट मींस एक प्लेन ऑफ पेपर। ये पेपर ले लिया, देखो शीट है। क्वेश्चन है थिन है कि थिक है? ये शीट जो दिख रहा है, ये शीट जो दिख रहा है थिन है कि थिक है? सो आंसर थिन है। इसी को बुक के फॉर्म में ले लेंगे तो क्या दिखेगा? वो थिक दिखेगा। और ये क्या है? थिन शीट है। ठीक है। सो क्वेश्चन ये इनफाइनाइट शीट है। क्या है? इनफाइनाइट शीट है। फाइनाइट रहेगा तो बच्चा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फाइनाइट रहेगा तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, और उससे काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। मैंने बताया था गॉस लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री रूल को फॉलो करता हो। मतलब हर एक सरफेस पे जो गॉसियन सरफेस लेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो जो नहीं है उसके बारे में बात करने से फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट इनफाइनाइट शीट की बात करेंगे। तो थोड़ा सा 3D में बनाने की मैं ट्राई करता हूं, कुछ ऐसा। सही है। सो ये जो है जिगजैग पाथ में जो बना रहा हूं उसका एक ही मोटो है। मोटो ये है कि बच्चा ये इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट मतलब नीचे से भी इनफाइनाइट, नीचे से भी बहुत दूर तक जाएगा एंड ऊपर से भी बहुत दूर तक जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब ऊपर से भी जाओ तो क्या दिखेगा? इनफाइनाइट, बहुत ऊपर तक जाएगा, और इधर से भी करो तो क्या? बहुत नीचे तक जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट शीट। फाइनाइट होता तो कोई बात नहीं, यहां पे इसको फिक्स कर देते। सो ये जिगजैग लाइन में इसलिए बनाया क्योंकि हम दिखा पाए कि वो इनफाइनाइट शीट है। कैसा है? इनफाइनाइट शीट है। अब शीट है तो चार्ज कहां पे रहेगा? तो उसके सरफेस पे। वेरी गुड। कहां पे चार्ज रहेगा? उसके सरफेस पे। तो सरफेस पे आइदर चार्ज क्यू लिख सकते हैं या चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? सिग्मा, क्योंकि 2D में आ गया। आइदर चार्ज क्या लिख सकते हैं? क्यू, या चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। ठीक है। एक चीज जो ज्ञान की बात है वो ये है कि ध्यान से सुनना, ये इनफाइनाइट जो शीट होता है ना रियली में, मींस प्रैक्टिकल केस में कैसे इनफाइनाइट बनता है, ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट एक रिलेटिव वर्ड होता है। इनफाइनाइट एक रिलेटिव वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में लाइट वाले चैप्टर में देखे थे, देयर वाज टू टर्म्स, वन वाज नियर डिस्टेंस एंड अदर वाज फार डिस्टेंस। नियर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लेते थे। कितना? 25 सेंटीमीटर। एंड फार डिस्टेंस कितना लेते थे? इनफाइनाइट। फार डिस्टेंस कितना लेते थे? इनफाइनाइट। क्वेश्चन है व्हाट इज इनफाइनाइट? इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव वर्ड। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 मीटर तक डिस्टेंस, 100 मीटर, 100 मीटर तक आई कैन सी अप टू डिस्टेंस 100 मीटर विथ अ नेकेड आई। मतलब मैं 100 मीटर डिस्टेंस तक ऐसे ही बिना किसी टेलीस्कोप के नॉर्मली ऐसे देख सकता हूं। 100 मीटर के बाद नहीं देख सकता हूं। सो 100 मीटर के बाद वाला डिस्टेंस मेरे लिए क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। सही है। सपोज कोई बच्चा स्पेक्स लगाता है या कोई बच्ची स्पेक्स लगाती है, उसको क्लासरूम में वो बच्चा या बच्ची बैठी है और मैंने पूछा कि बच्चा एक बार आप चश्मा निकालो और फिर देखो बोर्ड आपको विजिबल हो रहा है क्या? सो अगर उसके लिए बोर्ड विजिबल नहीं होता है, इसका मतलब वो डिस्टेंस उसके लिए क्या हो गया? इनफाइनाइट। अगर ही और सी कैन नॉट सी अप टू डिस्टेंस 2 मीटर और 3 मीटर और 1 मीटर, at that time 1 meter, 2 meter or 3 meter distance will be infinite distance for his or her.
सही है। उसके लिए 1 मीटर 2 मीटर जो नहीं देख सकता है, जिसको परफेक्टली नहीं देख सकता, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अब इसके टर्म में इनफाइनाइट कैसे है बच्चा, देखो सपोज एक स्क्वायर लिया, क्या लिया है, स्क्वायर लिया, और स्क्वायर का साइड लिया 10 मीटर। कितना साइड लिया, 10 मीटर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये स्क्वायर है, सरफेस पे चार्ज होगा कुछ ना कुछ होगा, इसका साइड ले लिया बच्चा 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां से बाहर आ रहा है, 3D में थोड़ा सा भावनाओं को समझो कि यहां से ये r जो है जिस डिस्टेंस पे निकालना है उसकी जो वैल्यू है वो 0.1 mm है। मतलब कितने डिस्टेंस पे निकालना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 0.1 mm फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्क्वायर। मतलब इस सरफेस ऑफ स्क्वायर से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 0.1 mm। सो चेक करो 0.1 mm जो डिस्टेंस है बच्चा, कितना, 0.1 mm जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर के कंपेयर में बहुत छोटा है। या 10 मीटर जो डिस्टेंस है, जो साइड ऑफ स्क्वायर है, क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, ये बच्चा स्क्वायर हमने लिया था, ठीक है, जो ये साइड ऑफ स्क्वायर है 10 मीटर, ये 0.1 के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है। At that time, that square will be considered as infinite seat. Infinite seat मतलब ये स्क्वायर ही है। देखो बच्चा, ये स्क्वायर का साइड हमें पता है कि 10 मीटर है, ऐसा नहीं कि अनंत है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये 10 ही मीटर है। लेकिन जिस डिस्टेंस पे तुम निकाल रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है, उसके कंपेयर में इसको हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा कोई इन्फिनिटी लेते हैं, सही है। सो उस टाइम में दैट स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, इनफाइनाइट सीट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा कि एक डिस्क है, ऐसा एक डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, डिस्क पे बहुत चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, एंड इसका रेडियस ले लेते हैं सपोज 5 मीटर। रेडियस कितना ले लिया, 5 मीटर। और इससे यहां पे तो एक काम करो, इसको ऐसे मैं डिस्क को बना रहा हूं, ठीक है, ये डिस्क ऐसे था, इसका रेडियस कितना था बच्चा, सो इसका रेडियस 5 मीटर था। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r equal to 0.05 mm. We have to find electric field at a distance, what, at a distance 0.05 mm. So the point where electric field is to be calculated is very less as compared to radius of the disk, as compared to radius of the disk. मतलब ये डिस्क के कंपेयर में, डिस्क का जो साइज है उसके कंपेयर में ये पॉइंट जो है, जो ऊपर आ रहा है, बहुत ही थोड़ा है। तो इस पॉइंट के कंपेयर में अगर इसका रेडियस बहुत ज्यादा हो गया तो क्या दिखेगा, इस ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट ये जो आर लिए इससे ऊपर आ रहे थे, ऐसे ऊपर आ रहे थे इस वाले पे, तो क्या दिखेगा, इधर पूरा अनंत दिखेगा, इधर भी बहुत ज्यादा दिखेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ क्या दिखेगा, चार्ज ही चार्ज दिखेगा, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। एट दैट टाइम दैट डिस्क इज आल्सो कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट शीट। उस टाइम ये डिस्क भी कैसे एज्यूम हो जाएगा बच्चा, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कैसे ट्रीट होगा बच्चा, इनफाइनाइट शीट। सो आपको ये याद रखना है बच्चा कि इनफाइनाइट जो वर्ड है ये रिलेटिव वर्ड है। ये क्या है, रिलेटिव वर्ड है, कि ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हमेशा अनंत ही होगा। इनफाइनाइट हम इसके कंपेयर में ये डिस्टेंस हम इनफाइनाइट ले सकते थे, साइड ले सकते थे, इसके कॉज से हमें पता चलता है कि ये सीट जो है इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो ये ज्ञान की बातें थी जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। सो इसको मैं रब करता हूं क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं था, सिर्फ मुझे समझाना था, क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट है, ये बच्चा अभी गॉस लॉ से मैं सिखा रहा हूं, और जो ज्ञानम वाला लेक्चर होगा उसमें कूलम्ब्स लॉ से भी सिखाऊंगा, ठीक है। सो अभी चेक करते हैं। ये इनफाइनाइट सीट है, चार्ज इसके सरफेस पे कितना है, क्यू, या चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। अब चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगा। तो ये एक सीट है, ये क्या है, एक सीट है, सो इलेक्ट्रिक, इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर भी निकलेगा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट, इधर से स्ट्रेट, इधर से स्ट्रेट, इधर से स्ट्रेट, इधर से स्ट्रेट, इस साइड भी निकलेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड निकलने वाला है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, सही है, देखो ध्यान से, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बैक साइड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी निकल रहा है, ठीक है। सो इसका नाम क्या ले लिया बच्चा, ई। क्या ले लिया हमने, ई। किसी को डाउट है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो आगे भी निकल रहा है, पीछे भी निकल रहा है, क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पे। we have to calculate
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x, मतलब ये सेंटर वाला लाइन है, मतलब यहां से किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितने डिस्टेंस x। सो हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी है, तो इसको कवर करने के लिए हम क्या लें, तो देखो इसको कवर करने के लिए बच्चा एनसीईआरटी में पैरेललोपाइड लिया है। गॉसियन सरफेस मैंने बताया था कि 3-4 जनरली एज्यूम करते हैं, एक क्यूब लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, एक पैरेललोपाइड भी लेते हैं। सो एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चन को करने के लिए क्या लिया है, पैरेललोपाइड। ये कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, तुम देख देख के जैसे क्वेश्चंस करोगे उससे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली तुमको गॉसियन सरफेस क्या लेना है। सो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस, मैं देखता हूं कि आगे भी फील्ड लाइन है और पीछे भी फील्ड लाइन है, सही है, और वो बाहर निकल रहा है। तो मैंने x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, सिलेंडर। x डिस्टेंस आगे गया, सिमेट्री चाहिए अगर, तो x डिस्टेंस आगे गया तो x डिस्टेंस क्या चाहिए, पीछे भी चाहिए। x डिस्टेंस आगे है तो x डिस्टेंस क्या होगा, पीछे भी होगा। सो ये क्या बना दिया बच्चा, हमने एक सिलेंडर ले लिया गॉसियन सरफेस। कैसा ले लिया गॉसियन सरफेस, सिलेंडर। आगे भी x, आगे कितना निकल रहा है x, और पीछे भी कितना x। ये कुछ ऐसा है, ये सीट है, ये क्या है, सीट है। यहां से बच्चा सिलेंडर x डिस्टेंस पे आगे भी है और सिलेंडर x डिस्टेंस पे पीछे भी है, ठीक है। इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा, तो इस सिलेंडर का एरिया क्या ले लेते हैं, a। क्या ले लेते हैं, a। अब चेक करो, ये गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंडर क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज अंदर आ रहा होगा, तो इतना ही एरिया वाला चार्ज क्या होगा, इस पे तो चार्ज अनंत है, लेकिन एग्जैक्टली इस पूरे सिलेंडर में जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ये बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ रहा था, मैं दिखा देता हूं वापस से। यहाँ पे सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो ये सीट तो अनंत है, ये सीट क्या है, इनफाइनाइट है। इतना ही वाला चार्ज क्या हो रहा है, इस सीट के अंदर आ रहा है, सही है। सो चलो, गॉसियन सरफेस क्या ले लिया बच्चा, सिलेंडर। कितने एरिया आएंगे, तो 3, क्योंकि 2 फ्लैट सरफेस है। 2 सरफेस कैसा है, फ्लैट, और एक सरफेस कैसा है, कर्व है। तो चेक करो, यहां से इसका एरिया वेक्टर निकालना होगा तो कैसे आएगा, तो ये एरिया वेक्टर क्या ले लिया बच्चा, a1। क्या ले लिया, a1। ये वाले का क्या ले लिया, a2, और इस वाले का क्या ले लिया, a3। क्या किया बच्चा, इस वाले का एरिया वेक्टर क्या ले लिया, a1, इस वाले का कर्व वाले का a2, और इस वाले का क्या ले लिया, a3। कैसे लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्या लिखेंगे, qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब एरिया वेक्टर 3 है तो फ्लक्स भी कितना आएगा, 3। कैसे लिख सकते हैं बच्चा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल टू लिखा qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi1 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू, चेक करो यहाँ पे, अभी इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए नहीं है बच्चा क्योंकि एरिया फिक्स है, तो ये cos थीटा में ले रहा हूं। क्या लेंगे, ये cos थीटा, ठीक है। तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो क्या लिखा बच्चा यहाँ पे, E इंटू a1, E इंटू a1 इंटू cos क्या लिख दिया, 0 प्लस phi2। देखो एरिया a2 इधर लिया है ना, तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नहीं तो पीछे, और एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। क्या लिख सकते हैं बच्चा, E इंटू a2 इंटू cos 90 प्लस, अब इसके लिए देखो, इस वाले एरिया के लिए, तो इस वाले एरिया के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी किधर है, उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। क्या लिख सकते हैं अगेन, E इंटू a3 इंटू cos क्या लिखा, 0 इक्वल टू qin। तो देखो, ये इस स्क्वायर, ये जो दिख रहा है सीट, ये तो इनफाइनाइट है, बट हमें चार्ज क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस के जो अंदर आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस में इतना ही एरिया वाला चार्ज क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। किधर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा, और कितने एरिया में देखना है तुमको, a में, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इनसाइड की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा इंटू a अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो cos 90 की वैल्यू 0,
cos 0 1 cos 0 1। और चेक करो ये एरिया फ्लैट वाला है और ये भी एरिया फ्लैट वाला है, सो दोनों एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। सो क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे EA, सही है, एंड प्लस इसके जगह भी क्या लिखेंगे EA इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिख देंगे 2EA इक्वल टू व्हाट, 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल, सो E इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्का पता चला बच्चे, किसी को डाउट है? किसी को अगर देखना रहे सो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, तो बहुत सारे जगह ना ऐसे भी लिखा मिलेगा। इसको देख के क्या पता चला कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से x डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना था। कितने डिस्टेंस पे, x, लेकिन यहां x का कोई भी टर्म आया ही नहीं, यहां पे x का कोई भी टर्म आया ही नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब ये अगर ये शीट है तो यहां से कितना भी दूर आगे जाओ, इससे कितना भी पीछे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड नहीं करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सही है, पक्का। और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पक्का। सो इसको देख लो, इसी का फोर्थ वाला देखते हैं इसके लिखने के बाद। ठीक है, चलो फटाफट। सो बच्चा अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। पॉइंट नंबर मींस नंबर फोर्थ डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट शीट, थिक इनफाइनाइट शीट। ये बच्चा हमारे बोर्ड में ना कभी पूछा गया है ना पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे पोर्शन में नहीं है। ठीक है, बट स्टिल आपके नॉलेज के लिए काम आएगा, इसके लिए हम सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो कैसे थिक इनफाइनाइट शीट दिखेगा, तो चेक करो, ये हमारा शीट था एक। अब ये थिक होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा उसका थिकनेस भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उसका थिकनेस। तो चेक करो ध्यान से, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मतलब पहले से तुम्हारा ये शीट था जहां पे क्या था बच्चा, ये प्लस प्लस को चार्ज रहा था। क्या रहा था, ये चार्ज था। अभी हमने क्या ले लिया, उसका थिकनेस ले लिया है। मतलब ये D जो बता रहा है, ये D जो बता रहा है उसको क्या बता रहा है, थिकनेस। फॉर एग्जांपल देखो बच्चा, इसको ध्यान से देखना, ये जो है पहले एक ही पेज था, तो उसको हम क्या ले रहे थे, थिन शीट। अभी देखो इसी का ये थिकनेस ले लिया, थिकनेस अगर कंसीडर कर दिया तो ये क्या हो गया, थिक शीट। क्या हो गया, थिक शीट। और उसी थिकनेस को क्या लिया है बच्चा, D। क्या लिया है, D। अभी ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है एग्जैक्टली ना, ये कुछ ऐसा है, सही है। ये एग्जैक्टली शीट है और ये थिक जो है ये कितने डिस्टेंस का है, D। मैं बड़ा इसलिए बनाया हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें दिखाना है, इसके लिए मैं क्या ले लिया हूं, बड़ा। मतलब ये D डिस्टेंस क्या दिख रहा है तुमको, बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, ये जो शीट है वो नॉन कंडक्टिंग है। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग। सो नॉन कंडक्टिंग को ही बच्चा इंसुलेटर बोलते हैं। जो कंडक्टर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर के अबाउट जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिखा रहा था तब बताया था कि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 होती है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना, तो अगर चार्ज सपोज प्लस प्लस बहुत सारे हैं, सब एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। सो जब रिपल्सन करेंगे तो सब कहां पे आ जाएंगे, सरफेस पे। इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कंडक्टर में इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन अगर वो कंडक्टर नहीं है तो जहां पे भी चार्ज रख दो, इस पूरे ये पे जहां पे भी चार्ज रखोगे सब जगह चार्ज क्या होगा, दिखेगा। मतलब कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस पे दिखेगा, चार्ज क्या दिखेगा, हर जगह दिखेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टिंग। दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, पक्का। अब ध्यान से सुनना, इस सीट को, ये जो सीट है ना, मैं लाइन दिखाने वाला हूं। ये मींस हम 2D में देखेंगे तो एक लाइन, ये कुछ ऐसा है, एक सीट ऐसा है, एक सीट ऐसा है और दोनों के बीच में थिकनेस है। मतलब ये कुछ ऐसा है ना बच्चा,
एक सीट ऐसा है, एक ऐसा है, और उनका कुछ ना कुछ ये थिकनेस है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए टॉप व्यू से देखो तो एक लाइन दिखेगा, ये भी क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, और बीच में क्या दिखेगा तुमको, थिकनेस दिखेगा। ठीक है, तो चेक करो, कुछ ऐसा किया, ये इसको मैंने ऐसा बनाया, इनफाइनाइट है तो ऊपर से भी इनफाइनाइट और नीचे से भी बच्चा कैसा रहेगा, इनफाइनाइट, नीचे से भी इनफाइनाइट। और इनका थिकनेस कितना दिया है बच्चा, सो इनका थिकनेस कितना दे दिया है, डी। ये प्लस प्लस यहां पे भी चार्ज है, इधर भी चार्ज था, सही है, हर जगह चार्ज था, यहां पे भी इनसाइड भी चार्ज था, वो ऑलरेडी मैंने दिखाया है। ठीक है, इसका जो एक्सिस देखेंगे बच्चा, अगर इसका एक्सिस देखना होगा तो किधर से पास होगा, बीच से, किधर से पास होगा, बीच से, जिसमें आधा डिस्टेंस d/2 और इधर का भी आधा डिस्टेंस कितना होगा, d/2। ठीक है, तो देखो इसमें कितने टाइप से पूछे जाते हैं, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक बोलेगा सेंटर से, ये जो अपना रेफरेंस लाइन है ना, एक्सिस, यहां पे इनसाइड का कोई पॉइंट दे देगा, ऑन साइड बोलेगा, आउटसाइड बोलेगा, मतलब एक अंदर पूछेगा, एक सरफेस से पूछेगा और एक बाहर पूछेगा। तो सरफेस पे तो टेंशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि अंदर वाला जो पॉइंट है वहीं आगे खींच के आगे सरफेस तक लेके जाओ। तो यहां पे 2 केस लेंगे बच्चा, कितने केस, 2। सो सबसे पहले केस 1 लेते हैं कि जो पॉइंट निकालना है, मतलब जो डिस्टेंस निकालना है वो d/2 से छोटा है, मतलब इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं। कैसे, कहां ले लेते हैं, इनसाइड। इनसाइड तब होगा जब यहां से ये जो है, ये इनसाइड पॉइंट जो भी दिखेगा ये एग्जैक्टली d/2 से अंदर है, मतलब ये पूरा का पूरा जो थिक शीट है उसके अंदर ही पॉइंट है। सो यहां से हम r डिस्टेंस पे गए, कितने डिस्टेंस पे, r, एंड दैट r इज लेस देन d/2, मतलब पॉइंट किधर है, अंदर ही, मतलब ये जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट क्या है, इसके अंदर ही, मतलब ये जो थिक शीट है इसके अंदर ही पॉइंट जा रहा है। ठीक है, पक्का। सो अभी चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रहा होगा, ऐसे। तो अभी देखा था कि हम इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं, सिलेंडर। क्या लेने वाले हैं, सिलेंडर। सो हमने क्या किया, यहां पे किसी पर्टिकुलर एरिया का सिलेंडर दिखा दिया। क्या दिखा दिया बच्चा, सिलेंडर, जिसका कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इधर से भी बाहर निकल रहा है, इधर से भी क्या दिख रहा है, बाहर। अगर यहाँ पे E दिख रहा है तो इधर से भी जो बाहर निकल रहा होगा क्या दिख रहा होगा, E। ठीक है, अब अगर ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, कैसा है, सिलेंडर, कितने एरिया दिखेंगे, 3, 2 फ्लैट वाले और एक क्या दिखेगा, कर्व वाला। इसको ले लिया बच्चा A1, इसको ले लिया A2, सही है, और इसको क्या ले लिया बच्चा, A3, सही है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए A2 के लिए क्या होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर A2 किधर है, ऊपर है, cos 90। तो थोड़ा सा अभी ध्यान से देखो, फटाफट क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। क्या मिलेगा, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब कितना एरिया दिख रहा है, 3, तो कितना फ्लक्स होगा, 3 होगा। तो चलो इसके लिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, E इंटू A, cos 0 कितना हो जाएगा बच्चा, 1। इसमें चेक करो, E इंटू A2 cos 90, cos 90 के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, वैल्यू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, कितना दिखेगा, cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। अभी इसके लिए चेक करो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे बच्चा, E इंटू A, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, इक्वल टू चार्ज इनसाइड। अब देखना, हमें चार्ज कहां पे निकालना है, चार्ज इनसाइड निकालना है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है वो निकालना है। तो चेक करो, ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, मतलब ये पूरे ये में चार्ज देखना है, तो सिलेंडर का एरिया कितना होगा, ये पूरे एरिया में अगर चेक करना हो तो सिलेंडर का एरिया कितना दिखेगा बच्चा, सिलेंडर का एरिया, सॉरी वॉल्यूम, ये 3D में है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिखेगा बच्चा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और ये 3D में है तो बच्चा इसमें चार्ज क्यों गिवन रहता है, या चार्ज डेंसिटी रो गिवन होती है, रो बताया था ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है, तो इधर क्यू या रो गिवन रहेगा। तो इस पूरे वॉल्यूम में हमें चेक करना है कि कितना चार्ज इनसाइड है, तो कैसे निकालेंगे, तो चेक करो, रो इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v, सही है। और हमारे लिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो बहुत सिंपल, यहां से कितना डिस्टेंस r, इतना, ये कितना r, तो ये लेंथ कितना हो गया 2r, और एरिया तो a ही है,
तो क्या करेंगे बच्चा, क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 2r। एरिया ए ले लिया और लेंथ कितना हो गया बच्चा, लेंथ की वैल्यू हो गई 2r। सो ए इंटू क्या लिख दिया 2r अपॉन क्या कर दिया एप्सिलॉन नॉट। चेक करो e प्लस ए क्या हो गया 2ea, कितना 2ea इक्वल टू क्या हो गया रो इंटू ए इंटू 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 और a 2a क्या हो गया कैंसल। सो e की वैल्यू क्या हो गई रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया बच्चा, रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r। मतलब जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे सरफेस पे देखेंगे, केस 2 कहां पे ले लिया बच्चा, इनसाइड नहीं, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस, तो सरफेस पे जब देखोगे तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, तो d/2। स्मॉल r की वैल्यू जब सरफेस पे आओगे तो यहां से कितना हो जाएगा d/2, तो इसी में रख दो। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r की वैल्यू कितनी हो गई d/2। सो रो d अपॉन क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चा आउटसाइड, केस 3 आउटसाइड। किधर ले लिया बच्चा, आउटसाइड। मतलब स्मॉल r जो है ग्रेटर देन क्या होगा d/2, मतलब ये d/2 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो सोचो d/2 से जब बाहर चला गया तो पहला वाला ही केस आ गया ना, थिन सीट जैसा। कैसा चेक करो यहां पे, ये कुछ ऐसा था अपना, ये हमने थिक सीट ले लिया है। अब जब आउटसाइड जाएगा बच्चा, पॉइंट अगर आउटसाइड चला गया तो आउटसाइड के लिए तो ऐसे ही किया था ना हमने, एक गॉसियन सरफेस लिया था, जितना आगे लिया था उतना ही क्या लिया था, पीछे लिया था। सही है, इतने एरिया से पास हो रहा था तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कितनी, तो E इक्वल टू, इसके आगे जाओगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट दिखती है और वो निकालोगे तो पता चलेगा सेम आएगा। क्या आएगा, रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा बच्चा, रो इंटू d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है। जब बाहर आ गया ना तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिखेगी बच्चा, कांस्टेंट दिखेगी। क्या दिखेगी, कांस्टेंट। मतलब अंदर जैसे यहां से आगे गए वैरी होते गया, सरफेस पे आगे क्या हो गया, कांस्टेंट। अब उससे आगे जब जाएंगे ना, किधर जाएंगे आगे, तो उसकी वैल्यू क्या दिखेगी, कांस्टेंट। इसी को लिख सकते हैं बच्चा, ये रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, इसी को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थिन सीट में कितना आई थी, थिन सीट में कितना आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताया ना, जैसे पॉइंट अगर इस सरफेस के बाहर आ गया तो वैसे ही ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज है किधर जाएगा, अंदर आ जाएगा गॉसियन सरफेस के। तो उसी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन ने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे रो और सिग्मा में रिलेशन बता देता हूं। सो रो इक्वल टू क्या हो जाता है, सो रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चा, d। कितनी, d। तो चेक करो यहाँ पे, सिग्मा q अपॉन a क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा हो जाता है इनटू d। तो क्या पता चला यहाँ पे, सो पता ये चला कि सिग्मा इक्वल टू रो इनटू d हो गया। कितना, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा इक्वल टू रो इनटू d। सो देखो रो इनटू d को क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन क्या कर दिया 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ध्यान रखना है, थिन सीट हो या थिक सीट हो, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो फिक्स कितना वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर पूछा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट। मैं इसका ग्राफ अभी, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ग्राफ अभी तुरंत समझा रहा हूं। ठीक है, सो ग्राफ अभी ही देख लो, ग्राफ कैसे बनेगा। तो चेक करो बच्चा, कितने पॉइंट आ रहे थे, तो इसके टोटल 3 केसेस हो रहे थे। तो बहुत सिंपल है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिस्टेंस। सही है, ये 0, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई थी बीच में, d/2, और बाद में d/2 के बाद बाहर आ गया। सो d/2 से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सो d/2 से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, r। ठीक है, d/2 पे जाके क्या हो गया बच्चा, मैक्सिमम।
ये Emax है और Emax की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या दिख रही है, कांस्टेंट, मतलब उसके बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, पक्का। सो ये बोर्ड के लिए जरूरी नहीं था, बट स्टिल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में इसका क्वेश्चन यूज हो सकता है, क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला यूज हो सकता है, इसके लिए मैंने करा है। ठीक है, सो इसको कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो बच्चा नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, जब भी सरफेस पे बोले ना तो हम थोड़ा सा बाहर वाला ही लेके चलते हैं कि टोटल का टोटल चार्ज किधर से पता चले, गॉसियन सरफेस के अंदर पता चले। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कंडक्टर के अबाउट। किसके अबाउट बच्चा, कंडक्टर। तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। बच्चा एक पूरा मैं लेक्चर कंडक्टर के ऊपर लेने वाला हूं, जैसे गॉस लॉ सब खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अभी के लिए आपको ऐसा देखना है कि कंडक्टर 10th क्लास में भी देखे थे, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कहीं पे भी भाग सकते हैं। सपोज यहाँ बहुत सारे ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में खाली है, यहाँ पे सब जगह मटेरियल है, बहुत सारे चार्ज रख दिए, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। अगर सपोज यहाँ प्लस चार्ज है तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके और भी रीजन है जो कि कंडक्टर वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना ही ध्यान रखो कि सारे प्लस वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो सब कहां पे आ जाएंगे बच्चा, सरफेस पे आ जाएंगे। जितने भी चार्ज कंडक्टर में दे दो, जितने भी चार्ज कंडक्टर में दे दो, इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या दिखेगी बच्चा, 0 दिखेगी। इनसाइड कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या दिखेगी, 0। सब के सब चार्ज कहां पे दिखेंगे, सरफेस पे। इसके और भी रीजंस है जो कि कंडक्टर वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो ये बोर्ड के हिसाब से बच्चा वीबीआई टॉपिक है, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर या सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा। तो मैंने क्या किया बच्चा, कोई भी एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर ले लिया है, कोई भी इरेगुलर शेप का क्या ले लिया, कंडक्टर। सही है, जिसमें अंदर देखो, अंदर एक खाली नहीं, अंदर मटेरियल है। अंदर क्या है, मतलब कुछ ना कुछ मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, अंदर से खाली नहीं है। सही है, अब क्या इसके अंदर कुछ भी चार्ज होगा, आंसर है जो भी चार्ज इस कंडक्टर में होगा वो कहां पे दिखेगा, उसके सरफेस पे दिखेगा। मतलब जो भी चार्ज रहेगा वो कंडक्टिंग सरफेस पे दिखेगा। और इनसाइड चार्ज की वैल्यू बच्चा क्या दिखेगी, कंडक्टर है तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0। इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब मैंने सिखाया था तब बताया था कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता था, 0 होता था। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे चार्ज ही नहीं है तो फील्ड ही नहीं है, जब फील्ड नहीं है तो फील्ड लाइंस क्यों होगा। सही है, तो चार्ज कहां पे हो गया, सब चार्ज सरफेस पे आ गया। ठीक है, अब हमें अभी देखो ये जो सरफेस है ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, तो आंसर है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म नहीं लिया, कोई गोल सा नहीं लिया है, कोई राउंड सा नहीं लिया है, कोई भी इरेगुलर शेप लिया। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस पूरे पे चार्ज क्यू हो सकता है या चार्ज डेंसिटी अगर सरफेस पे है तो रो नहीं ले सकते, भले वो 3D में है, ये 3D में ही है, ये किसमें है, ये पूरा का पूरा डायग्राम 3D में है। बट ध्यान रखना है ये कि चार्ज कहां पे है, सरफेस पे, चार्ज वॉल्यूम में नहीं है। तो इसीलिए आइदर चार्ज क्यू लेंगे या चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब चार्ज कहां पे है बच्चा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। कहां है, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब पूरा मिला के चार्ज क्यू है, मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, देखो ये बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया। अब इसमें जो चार्ज है ना वो बच्चा ले लिया मैंने dq, क्या ले लिया, dq, और जिसका एरिया रहेगा वो हम ले लेंगे dA। क्या ले लेंगे, dA। अब ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलेगा तो किधर निकलेगा, बाहर, क्योंकि अंदर तो फील्ड लाइन दिखेगा नहीं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा तो किधर दिखेगा, ऐसे बाहर निकलते दिखेगा। मतलब एक ही दिखाओ, बहुत सारा दिखाओगे तो थोड़ा एरिया वाला जगह हमें नहीं मिलेगा। तो मैंने दिखाया कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला बाहर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकला है, आउटवर्ड। अब ये जो dq चार्ज है ये क्या क्लोज्ड है, आंसर है नहीं,
ये क्लोज नहीं है। तो हमने जस्ट आउटसाइड, मतलब जस्ट थोड़ा सा आउटसाइड, मैं थोड़ा ज्यादा दिखाऊंगा, थोड़ा सा आउटसाइड हमने पॉइंट लेके एक गॉसियन सरफेस ले लिया, तो जितना बाहर दिखाओगे उतना ही दिखाना पड़ेगा अंदर। मतलब हमें गॉसियन सरफेस जस्ट थोड़ा सा बाहर निकालना है, थोड़ा सा किसी आउटवर्ड पॉइंट पे, तो वो पॉइंट लेके हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसमें ये चार्ज को हमें कवर करना है। किस चार्ज को? तो ये वाला जो हमें चार्ज है बच्चा, ये डीक्यू चार्ज को अंदर रखना है। तो क्या लेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तो उसको कवर करने के लिए क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस। क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस, सिलेंडर। इसमें गॉसियन सरफेस कैसा दिखा? सिलेंडर। अब यहां पे देखो बच्चा ध्यान से, सो इसमें इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? डीए। हमने एरिया डीए लिया है ना, इसीलिए डीए वेक्टर लिया। ठीक है, सो चेक करो ध्यान से, एक एरिया वेक्टर ये हुआ, एक एरिया वेक्टर ये हुआ, और एक एरिया वेक्टर ये हुआ। मतलब ये एक काम करो, इसको बच्चा A1 ले लेते हैं, A1 ही रखो, इसको ले लेते हैं A2 और इसको ले लेते हैं A3। कितने एरिया वेक्टर आए? 3। कितने एरिया वेक्टर आए? 3। सो क्या लिखेंगे? यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा लॉ? यूजिंग गॉस लॉ। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, तो कितने फ्लक्स, एरिया कितने दिख रहे हैं? 3, तो फ्लक्स भी कितना दिखेगा? 3। ये पक्का पता चला ना, चार्ज डीक्यू क्यों लिया? क्योंकि छोटा चार्ज हमें डीक्यू लेना था, उसका एरिया, उसकी जो वैल्यू रहेगी ना मैग्नीट्यूड, वो हमने कितना लिया है? डीए। इसको कवर करने के लिए जस्ट आउटसाइड निकालना है, तो एक अंदर रखना था, एक क्लोज सरफेस के अंदर रखना था, इसके लिए हमने क्या ले लिया? सिलेंडर। जितना बाहर उतना ही अंदर, क्योंकि सिमेट्रिकल चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से बाहर निकलते दिखेगा, अंदर क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 है। एरिया वेक्टर चेक करा, तो एरिया वेक्टर 2 फ्लैट सरफेस के कॉज से और एक कर्व सरफेस के कॉज से। तो क्या लिखेंगे बच्चा? तो लिखेंगे E into A1, E into A1 into cos 0। देखो A1 और E के बीच के एंगल कितना है? 0। प्लस क्या लिखेंगे बच्चा? E into A2 into cos कितना लिखेंगे? 90। A2 के लिए कितना? 90। प्लस E into A3 into cos 0। सही है, इक्वल टू क्यूबिन अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चेक करो। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E, और A1 का मैग्नीट्यूड कितना? ये जो एरिया वो किसके इक्वल टू दिखेगा? डीए की। इसका जो एरिया, ये फ्लैट सरफेस का जो एरिया दिखेगा वो किसके इक्वल टू दिखेगा? डीए। सो E into DA into cos 0 की वैल्यू 1। cos 0 की वैल्यू 1। यहां पे cos 90 है, तो बच्चा उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब यहां चेक करो, E into A3 चेक करो, इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ध्यान से देखो, इधर में इस साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या? आंसर है नहीं। इन साइड में, कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही कितनी है? 0। मतलब इसकी वैल्यू ही कितनी है? 0। तो जब यहां पे कोई फ्लक्स ही नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो काहे का फ्लक्स? तो इसके लिए पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? 0, क्योंकि अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा? क्यूबिन। सो चेक करो, ये 2D में है, सिग्मा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सही है। अगर यहाँ पे dq लिखते हैं, तो ये क्या लिखते हैं? dA। सो dq की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? सिग्मा इंटू dA। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्यूबिन की वैल्यू, अंदर में चार्ज कितना है? dq है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq? सिग्मा इंटू dA। सो फाइनली क्या पता चला? E इंटू dA इक्वल टू व्हाट? सिग्मा, अच्छा नीचे एप्सिलॉन नॉट छूट गया, सिग्मा इंटू dA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dA dA कैंसल, सो E की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमेशा ध्यान रखना है बच्चा, किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना रहेगा बच्चा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज और नोट करके ध्यान रखना है आपको कि अगर ये इरेगुलर शेप है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम नहीं होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू अलग अलग ले लेंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्या किया? देखो, मैंने यहां पे एक कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप ले लिया, ऐसा कुछ।
सही है। सो क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म शेप है तो कहीं पे चार्ज ज्यादा होगा और कहीं पे चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो कोई बात नहीं, सब पे सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी, बट पॉइंट्स अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, सिग्मा 2 कहीं कहीं किसी पॉइंट पे सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, किसी पॉइंट पे सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी अलग होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, बट उसकी वैल्यू किसके इक्वल टू होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल टू होगी। ठीक है, सो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। स्टिल डाउट होगी कुछ तो एक बार में मैसेज में डालना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम से गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंटरेस्ट स्पेयर के लिए स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलो थैंक यू।